हाँ, तो जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था, जितना भी साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में पढ़ लिया था, ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ, सारे के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्के के बारे में, मतलब पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। क्योंकि जो विदेशी यात्रा विवरण है वो तो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जो भी बुक लिखा है बंदा, मतलब विदेश लोग आए थे ना, विदेशी लोग, चाहे यूनान का लेखक आए, चाहे अरबी लेखक आए, चाहे चाइनीज लेखक आए, सारे आए थे। हैन सांग, फाहियान, ये सब लोग आए थे, तो सारे बंदे ने एक एक मतलब बुक लिखा है, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो विदेशी यात्रा विवरण को छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो है ना पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि हमने साहित्यिक साक्ष्य तो पढ़ लिया है, विदेशी यात्रा विवरण जो है हमने पहले ही क्लास में पढ़ लिया था कि कौन कौन से बंदे आए, कौन कौन से बुक लिखे। तो विदेशी यात्रा विवरण को भी छोड़ देते हैं और हमने पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट करना है। पुरातात्विक जो स्रोतों से पता चलता है इतिहास के बारे में, तो पुरातात्विक जो स्रोत है उसको दो भागों में बांटा गया है। बस दो ही भागों में पढ़ना है, क्योंकि जैसे में यहाँ पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य बोलो या फिर स्रोत बोलो, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ना है, दो टाइप में बटा हुआ था, ठीक है। एक था सिक्के, क्वाइंस एंड अभिलेख, ये दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शन पुरातात्विक साक्ष्य में पढ़ना है। ये तीसरा टाइप है। ऐतिहासिक स्रोत का जो पहला था वो साहित्यिक स्रोत था, वो पढ़ लिए। विदेशी यात्रा विवरण छोड़ दिए क्योंकि ये पहले वीडियो पढ़ा चुका हूँ मैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य जो तीसरा है, यही लास्ट है, आज यही पढ़ना है। सिक्के एंड अभिलेख खत्म हो जाएंगे, फिर ये साहित्यिक स्रोत के बारे में खत्म हो जाएगा, फिर हमने वैदिक स्टार्ट पढ़ना है, ठीक है, वैदिक करना स्टार्ट। तो ये खत्म हो गया, आज सिक्के पढ़ना है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य को दो भागों में बांटा गया है, सिक्के और अभिलेख। तो सिक्के के बारे में पहले डैश लगाना है यहाँ पे, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। और इसका पहला जो लिखना है सिक्के, ठीक है, यहाँ डैश लगाओ, सिक्के, क्वाइंस, ठीक है, लिख लेना इंग्लिश में क्वाइंस। अब हम सिक्के के बारे में पढ़ेंगे कि किस बंदे ने कौन से सिक्के जारी किए हैं। जैसे पहले जो जितने भी सिक्के थे, जिस बंदे ने, जिस राजा ने जारी किया है, उस मतलब सिक्के से हम पता कर सकते हैं कि किस राजा ने जारी किया है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि किस बंदे ने कौन से सिक्के जारी किए हैं। तो यहाँ पे पहला तो सिक्का जो यहाँ पे लिखता है, इससे पहले हम काल के बारे में देते हैं कि कौन कौन से मतलब इतिहास में काल हैं, समय में कौन कौन से सिक्के जारी किए हैं। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला था सिंधु, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ना पे सिक्के जारी किए हैं। तो सिंधु सभ्यता में एक जारी हुआ था। दूसरा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंधु के बाद, पहले सिंधु के मैंने पढ़ लेते ना, फिर दूसरा लिख लो मौर्य, ठीक है। मौर्य समय में कौन से सिक्के जारी हुए थे, मौर्य काल में। तीसरा जो है, मौर्य के बाद यूनानी आते हैं। मतलब ये इतिहास में ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता के बाद मौर्य काल आ गई है, सिक्के जारी हुए हैं, ऐसा नहीं है। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आते हैं, लेकिन ये इसमें सिक्के जारी हुए ना, कौन कौन से बंदे ने किस समय कौन सा सिक्का जारी किया उसके बारे में पढ़ना है। यूनानी बोलो या फिर हिंदी यूनानी बोलो। यूनानी लोग अगर इंडिया के एरिया में आके रहने लगे तो उसे हिंदी यूनानी बोला गया है, इंडो ग्रीक, ठीक है। तो यूनानी हो गया, यूनानी लेखक। अब चौथा जो टाइप है, कुषाणों ने भी सिक्के जारी किए हैं, अभी पढ़ेंगे। और पाँचवा जो है, कुषाण के बाद गुप्त, जो सबसे ज़्यादा टाइप के सिक्के जारी करते हैं। छठा जो है सातवाहन। अब छठा के बाद सातवां हो गया, सातवाहन के बाद फिर हुमायूं ने भी जारी करता है, ठीक है। इसके शासनकाल में भी एक चमड़े का सिक्का जारी होता है। फिर आठवां, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, ठीक है, ठीक है। तो ये 8 टाइप के बंदे ने पूरे भारत में अलग अलग टाइप के सिक्के जारी किए हैं, तो लिख लो ये। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन से सिक्के जारी हुआ था। मतलब पहले तो, इससे भी पहले जो प्रचलन थी, या फिर सिंधु सभ्यता में भी प्रचलन थी और वैदिक सभ्यता में प्रचलन थी, कि पहले बंदे जो था ना वो अपना कुछ, जैसे में बंदे ने अगर धान दिया है तो उधर से गेहूँ लेगा खाने बनाने के लिए, मतलब सामान दे के सामान लेना था सिस्टम, ठीक है। सिक्के नहीं थे पहले, ठीक है। तो आज, और सिंधु सभ्यता में एक सिक्का था टेराकोटा, मिट्टी के सिक्का था, मिट्टी का। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। कुछ भी हो, अगर पकी हुई मिट्टी है तो उसे टेराकोटा बोला जाता है। तो जो सिक्के बनाया गया था ना वो मिट्टी का बनाया गया था और उसे पका देने के बाद टेराकोटा बोला गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो सिक्के थे वो मिट्टी के थे, उसको पकने के बाद टेराकोटा बोला गया है। तो उस सिक्के को टेराकोटा बोला जाता है। मिट्टी के सिक्के थे, उसको टेराकोटा बोला गया है। तो मिट्टी के सिक्के था, मिट्टी के सिक्के, मैं बोल देता हूँ, मिट्टी के सिक्के था जिसे टेराकोटा बोला गया है, टेराकोटा।
टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। अब आते हैं इसके बाद जो सिक्का जारी हुआ, सब सिंधु वैदिक सभ्यता में सिक्का नहीं जारी हुआ था, उसके बाद मौर्य काल में सिक्के जारी होते हैं। तो मौर्य काल में पन्न था, पन्न ये सिक्का जो है ना, ये अशुद्ध चांदी का सोना मतलब था, अशुद्ध चांदी का। पन्न जो था अशुद्ध चांदी का था, मतलब चांदी के था लेकिन अशुद्ध था, प्योर चांदी नहीं था, ठीक है। तो पन्न। और एक बात आती है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के किसे बोलते हैं, हमेशा आएगा। तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जिस भी सिक्के पे कोई भी लेख ना हो, ठीक है, जिस भी सिक्के पे कोई भी लेख ना हो, सिर्फ फोटो हो, मतलब आकृति हो, उसे हम आहत या पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लो कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के किसे बोलते हैं। तो जो भी सिक्का पे सिर्फ लेख हो, लेख नहीं हो, कुछ लिखा हुआ नहीं हो, सिर्फ फोटो या चित्रकारी हो, आकृति हो, उसे हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। तो प्राचीन जो समय में ना था, वो यही टाइप के सिक्के चलते थे, बस आकृति हुआ करती थी, कुछ लिखा हुआ नहीं था। फिर तो पन्न था उस समय मौर्य काल में, और पन्न किसका बना हुआ था, अशुद्ध चांदी का। अब बात आई है कि यूनानी, सबसे पहले सिक्कों पे लिखने का प्रथा किसने जारी किया, मतलब सिक्कों पे लिखना किसने स्टार्ट किया, तो यूनानी था, ठीक है। और यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया है, ठीक है। तो सोने का सिक्का सबसे पहले सोने का सिक्का, सोने का सिक्का या बोलो यूनानियों ने जारी किया सबसे पहले सोने का सिक्का, ठीक है, यूनानियों ने, ठीक है। अब कुषाण, सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का यूनानियों ने जारी किया सबसे, और शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया है, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, ठीक है। कुषाणों ने शुद्ध प्योर गोल्ड का, इसने गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का, लेकिन इसने प्योर गोल्ड का। कुषाण शुद्ध सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का, ठीक है, प्योर गोल्ड। ये शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया यूनानियों ने, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, कुषाणों ने। अब आता है गुप्त समय के टाइम। तो गुप्त समय में जो था अलग अलग टाइप के सिक्के जारी किए गए। जैसे में गुप्त काल में पहले तो जो जारी किया था वो गुप्त काल में सबसे पहले जो जारी किया गया था ना, वो सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया इन्होंने। इसमें सबसे ज़्यादा तो इसने जारी किया, सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने जारी किया, लेकिन गुप्तों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया। तो यहाँ बताता हूँ, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने जारी किया, ठीक है। और क्या जारी किया, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने, और अशुद्ध सिक्का भी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, इसका डैश लगाऊँ ऐसे और ऐसे। अभी मैं ये नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं फिर बाद में बता देता हूँ, पहले हम गुप्त के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो गुप्तों ने तो पहले सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोने का सिक्का, दूसरा अशुद्ध सोने का सिक्का, ठीक है, अशुद्ध सोने का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का इसने जारी किया। शुद्ध चांदी का सिक्का सबसे ज़्यादा इन्होंने जारी किया, शुद्ध चांदी का सिक्का। अब आता है कौड़ी, जो फूटी कौड़ी नहीं देना है वही वाली कौड़ी है, कि कौड़ी को भी इन्होंने सिक्का उस टाइम बना दिया था, मतलब जो भी दाम या कुछ लेना हो तो वो कौड़ी भी था, ठीक है। तो कितने टाइप के, 5 टाइप के। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त ने, और सर्वाधिक जारी कर दोगे तो अशुद्ध होगा ही, क्वालिटी कमेगा ही। फिर अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्तों ने, मयूर शैली का सिक्का गुप्तों ने, शुद्ध चांदी का सिक्का गुप्तों ने, कौड़ी गुप्तों ने। अब सर्वाधिक सोने का सिक्का तो जारी कर दिया। अशुद्ध सोने का सिक्का कौन सा शासक, गुप्त का कौन सा शासक अशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था, तो स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के समय, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली का सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। मयूर शैली और समुद्रगुप्त ने ही अपने सिक्के पे बीना बजाते हुए अपना चित्र अंकित करवाया था, ठीक है, बीना बजाते हुए। इसलिए समुद्रगुप्त को बोला गया कि ये कविराज भी हैं, ठीक है, मतलब बीना बजाते हैं, तो कविराज ही समुद्रगुप्त को बोला जाता है। वैसे तो इसे नेपोलियन भी बोला जाता है भारत का, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये
एक भी युद्ध हार नहीं था आज तक। भारत में उत्तर भारत के लोग को, आर्यवर्त जो होता है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के 9 शासकों को और उत्तर भारत के 12 शासकों को किसने हराया था अकेले। तो इसलिए इसको बोला गया था पुराणों में कि इसका जो मतलब इसका घोड़ा जो है ना वो 3 समुद्रों का पानी पीता है। मतलब पानी मतलब कि तीनों एरिया पे इसका कब्जा था समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त ताकतवर था, इसके सामने बंदे टिकने का औकात नहीं था किसी का समुद्रगुप्त का। ठीक है, आगे पढ़ेंगे समुद्र के बारे में डिटेल्स में। इसके बेटा जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो भी विक्रमादित्य ताकतवर होता है। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और शुद्ध चांदी का सिक्का, तो शुद्ध चांदी का सिक्का जो था ना वो इसके बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय स्टार्ट करवाता है। चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसे विक्रमादित्य भी बोला गया है, ठीक है, इसी का बेटा होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त के शासनकाल में जारी किया गया था। अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया था। अशुद्ध सोने के सिक्के किस बंदे ने जारी किया ज़्यादा, तो स्कंदगुप्त ने, जो गुप्त का एक शासक था। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के शासन में जारी हो गया था। ठीक है, मयूर शैली, इस पर मोर बनाया होता था चित्र में मोर, और स्कंदगुप्त का भी फोटो इसमें दिखाया गया था बीना बजाते हुए। तो समुद्रगुप्त ने। शुद्ध चांदी का सिक्का मतलब शुद्ध चांदी का सिक्का वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब हुनों को हराया था ना, इसने हुनों को नहीं शकों को हराया था। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था, चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था। शायद मैं इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि हुनों को हराया था या शकों को, तो यही दोनों में किसी बंदे को हराया था। तो शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर कौरी भी इसी समय में था। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। सिंधु सभ्यता में मिट्टी का सिक्का, जिसे टेराकोटा बोला गया है, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। मौर्य समय में पन चलता था। पन जो था वो अशुद्ध चांदी का सिक्का था। आहत या पंचमार्क सिक्के किसे बोलते हैं, जिस भी सिक्के पे लेखन कला नहीं हो, सिर्फ आकृति बनी हो, फोटो बना हो, उसे हम आहत या पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। ठीक है, सबसे सोने का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का, जिससे भारत में सोने का सिक्का तो पहले कोई नहीं जारी किया था। तो भारत में सबसे पहले किसने सोने का सिक्का जारी किया, तो यूनानियों ने। अगर यूनानी लोग भारत के हिस्सा में आके रहने लगे तो उसे हिंद यूनानी बोला गया, इंडो ग्रीक। ठीक है, तो सबसे सोने का सिक्का सबसे पहले यूनानी ने। शुद्ध सोने का सिक्का, यूनानी का तो कम क्वालिटी का था ना, जिसमें क्वालिटी अच्छी हो, मतलब अच्छे कैरेट का सोना का सिक्का, तो कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण वंश ने। उसके बाद गुप्त आते हैं, तो सर्वाधिक सोने का सिक्का, जैसे सोने का सिक्का जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, किसने, गुप्तों ने। फिर इसने अशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, मतलब शुद्ध ही सोना उतना नहीं था, अशुद्ध सोने का था, तो किसने जारी किया, गुप्तों में स्कंदगुप्त ने। फिर आता है मयूर शैली का सिक्का, जिसमें मोर बनाया होता है, किसने जारी किया, समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त जो है ना, ये बीना बजाते हुए अपने फोटो भी बनवाया था अपने सिक्के पे, इसलिए इसे कविराजी बोला गया था। शुद्ध चांदी का सिक्का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये शकों को हराया था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में ही चांदी का सिक्का जारी किया था, शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कौड़ी भी इसी के समय में था। ठीक है, तो ये हो गया गुप्त तक। अब हम गुप्त के बाद बनेंगे सतवाहन में। ये तो खत्म हो गया, इसे उठा दो, वीडियो रोक के लिख लो सब कुछ। अब हम यहाँ से इसके बाद कौन सा है, 5 बंदे हो गए, छठा बंदा के यहाँ पे लिखो, 5 हो गए थे ना। 6 सातवाहन, सातवाहन वंश। सातवाहनों ने कौन सा सिक्के जारी किया था, तो इसने शीशे और पोटीन का सिक्का जारी किया था। ठीक है, इसने सिक्के शीशा का था। ठीक है, शीशा का सिक्का था और पोटीन का था। सर्वाधिक सोने शीशे का सिक्का किसने जारी किया, सातवाहनों ने जारी किया था। अब बस इतना ही था। अब सातवाहन के बाद एक हुमायूं आता है, सातवां लिख लो, हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में भी सोने का सिक्का। हुमायूं को शेरशाह सूरी से बचाता है एक बंदा उस टाइम, जिसका नाम होता है सियाबुद्दीन। सियाबुद्दीन रहता है, तो उसे एक दिन के लिए राजा बनाता है हुमायूं ने। हुमायूं एक दिन के लिए उसे राजा बनाता है, तो चाहे तो वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने अब एक सिक्के जारी करने के लिए बोला था कि हमारे समय जो है ना, मेरा एक मांग है कि एक दिन मतलब चमड़े का सिक्का मेरे नाम पे चलाया जाए, सियाबुद्दीन के नाम पे चमड़े का सिक्का बनाया जाए। तो हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का बना था, चमड़े का सिक्का सियाबुद्दीन के नाम पे, सियाबुद्दीन के नाम पे चमड़े का सिक्का हुमायूं ने जारी करवाया था। ठीक है, बिहार में जब शेरशाह से भागा था ना, तो एक दिन के लिए बना दिया था सियाबुद्दीन के। चमड़े का सिक्का किसे शासनकाल में, हुमायूं शासनकाल में। 7 हो गया, अब 8 हो गया। 8वां जो था चमड़े का हो गया। अब आता है शेरशाह सूरी, जो हुमायूं को खूब दौड़ाया था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ये बिहार का होता है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के जारी किए थे, 3 टाइप के।
मालूम होगा सबको शेरशाह सूरी ने पहले दाम, दाम, उसके बाद दाम के बाद रुपया, रुपया है, ये रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, रुपया है। और उसके बाद असरफिया, असरफी, ठीक है। दाम जो होता था गरीबों के लिए था, गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मतलब उसके लिए दाम था, जो कि तांबा का था, तांबा का था, ठीक है। रुपया चांदी का था, मिडिल क्लास के लिए। और असरफी गोल्ड का था, ठीक है, सोने का, जो अमीरों के लिए था, बिजनेसमैन उस समय जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अमीर थे उसके लिए सोने का सिक्का जारी किया गया था, असरफी इसका नाम था। रुपया चांदी का सिक्का मिडिल क्लास लोगों के लिए, दाम तांबा का था गरीबों के लिए। तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। शेरशाह सूरी ऐसा बंदा था जो पाटलिपुत्रा का नाम पटना रखा था, ठीक है। शेरशाह सूरी ही बंदा था जो पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना कर दिया, ठीक है। तो बिहार का राजधानी आज पटना है। तो आज हमने पढ़ लिया, सातवाहन ने शीशा का सिक्का जारी किया सबसे ज़्यादा, और प्रोटीन का भी। हुमायूं ने चमड़े का सिक्का जारी किया शहाबुद्दीन के नाम पे। शेरशाह सूरी जो था इसने दाम चलाया जो तांबा का था गरीबों के लिए, रुपया चलाया चांदी का था मिडिल क्लास के लिए, असरफी था सोने का सिक्का था अमीरों के लिए। शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना कर दिया। शेरशाह सूरी के टाइम में बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसी ने ग्रैंड टैंक रोड को भी मरम्मत करवाया था, बहुत कुछ करवाया इसने। फिर हुमायूं को हराता है 2 टाइम, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अब इतना हो गया। तो कौन क्या क्या हो गया। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने जारी किया। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने, अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्तों ने। मयूर शैली का सिक्का किसने जारी किया, किसके शासनकाल में, तो मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त ने जारी किया था गुप्तों के शासनकाल में, ठीक है। अब बात आती है शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाणों ने, ठीक है। शुद्ध चांदी का सिक्का किसने जारी किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्तों के शासन में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो शुद्ध चांदी का सिक्का जारी करता है, और शुद्ध सोने का तो कुषाण शासकों में हो गया। चमड़े का सिक्का किसने जारी करता है, तो हुमायूं। दाम किसने चलाया, शेरशाह सूरी ने। रुपया शेरशाह सूरी ने, और असरफी शेरशाह सूरी ने। बस यही तो था। तो सिक्के के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि अभिलेख कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। शीशे का सिक्का किसने जारी किया सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन आएगी ये, सातवाहनों ने। और बस हाँ, अशुद्ध चांदी का सिक्का किसने जारी किया था, जिसका नाम पन था। तो पन किस साम्राज्य का सिक्का है, तो पन मौर्य साम्राज्य का सिक्का है। गुड। तो जैसे में यहाँ पे हो गया, अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम पुरातात्विक साक्ष्य के दूसरे चीज़ में आते हैं, अभिलेख में, ठीक है। तो अभिलेख दूसरा पार्ट इसका है अभिलेख, कि किस बंदे ने अभिलेख, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले ये तो एक और लिख लो ना कि सिक्के के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, लास्ट था कि सिक्के के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो सिक्के के अध्ययन को, ठीक है, न्यूमेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। याद रखो, क्वेश्चन आएगी न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। इसमें लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा बड़ा में, ठीक है, न्यूमेटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स हो गया। इसको ये होता है, ये इसको बोलते हैं सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। तो ये लिख लो। अब अभिलेख स्टार्ट करते हैं। अभिलेख, अभिलेख इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अभिलेखों को अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी, ठीक है। दिख तो रहा है ना ये एपिग्राफी, ठीक है। अब तो अभिलेख किसे बोलते हैं, वैसे कठोर चीज़ पे खुदवाकर लिखवाने को, मतलब उसको लिखाता है, चाहे भी कैसे भी लिखे, खुदाकर लिखवाने को अभिलेख बोला जाता है। चाहे वो पत्थर पे लिखो, कोई भी ऐसे कठोर वस्तु पे, चाहे वो लोहे का हो, पित्तर का हो, पत्थर का हो, स्तंभ का हो, जो भी जिस पे हम गुदवा कर लिखवाते हैं ना, उसे हम अभिलेख बोला गया, ठीक है। तो अभिलेख अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे में पत्थरों पे लिखा गया तो शिलालेख, क्योंकि पत्थर है।
ऊंचे ऊंचे स्तंभों पे लिखा गया, चाहे वो पत्थर का हो चाहे वो लोहे का हो, उस पर अगर लिखा गया है गुदवाकर तो उसे हम स्तंभ लेख बोला गया है। गुफाओं के अंदर दीवारों पे लिखा गया है, गुफाओं के अंदर के पत्थरों पे, तो उसे गुफा अभिलेख बोलते हैं। बस तो यही था। अगर दीवारों पे लिखवाया गया है तो उसे भित्ति लेख बोला गया, क्योंकि भित्ति मतलब दीवार, दीवारों पर लिखा गया तो भित्ति अभिलेख। तो ये अभिलेख का मतलब होता है, उसके अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। अब पूरे विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखाने का काम किसने किया था? इंडिया में तो अब अशोक ने किया था, लेकिन पूरे विश्व में किसने किया था? तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो अभिलेख लिखने का काम करता है वो ईरान का शासक डेरायस रहता है, डेरियस। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम किसने करता है? तो ईरान का शासक डेरियस। ठीक है, डेरियस, ड्रायस, इसे ही दारा बोला गया था इंडिया में। इंडिया वालों का फेमस एक वर्ड है नाम चेंज करना। अलेक्जेंडर तृतीया को सिकंदर बना दिया, ड्रायस को दारा सिंह बना देता है, मतलब दारा प्रथम। नाम चेंज करने में इंडिया वाले एक्सपर्ट हैं, ठीक है, क्योंकि उसे अपने मन से बोलना है, बंदे को पुकारना है। तो अरिस्टोटल को अरस्तु बोला गया इंडिया में। वैसे ही बहुत सारे नाम चेंज कर दिया गया इंडिया वालों, जो अच्छा लगे बोलने में, लगे ऐसा बोलने से कि वो इंडियन ही था, इसलिए इंडिया वाले नाम नहीं बदलने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ईरान का शासक डेरियस जो होता है ना, यही सबसे पहले जारी करता है, मतलब अभिलेख लिखना। और भारत के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? भारत के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो वो था बोगासकोई अभिलेख। बोगासकोई में मिला है, बोगासकोई में ऑप्शन में आएगा ये, बोगासकोई में मिला है सबसे पुराना, भारत के संदर्भ में सबसे पुराना, जिसमें अरुण वरुण इंद्र के बारे में, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। वो कहाँ से मिला था? तुर्की या माइनस एशिया, तुर्की या एशिया माइनर, उसे ही बोला जाता है एशिया माइनर। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोगासकोई में, तुर्की या एशिया माइनर में मिलता है बोगासकोई, जिसमें इंद्र वरुण अग्नि ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम किसने करता है? तो डेरियस ने, जो ईरान का शासक था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेख किसे बोलते हैं? तो गुदवाकर लिखवाना, किसी भी कठोर वस्तु पे गुदवाकर लिखवाने को अभिलेख बोला जाता है। चाहे अगर वो ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर लिखा गया तो स्तंभ लेख, शिलाओं पर लिखा गया पत्थरों पर तो शिलालेख, गुफाओं में लिखा गया गुफा लेख, दीवारों पर लिखा गया तो भित्ति अभिलेख। ठीक है, भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम किसने करता है? अभिलेख लिखने का तो अशोक सबसे पहले स्टार्ट करवाता है। ठीक है, क्योंकि अशोक का भी 14 शिलालेख होता है, 7 स्तंभ लेख होता है, सब पढ़ेंगे अभी। बोगासकोई हो गया, तुर्की या एशिया माइनर से। अब क्या हो गया? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैं भारत के संदर्भ में, जैसे मैं भारतवर्ष के बारे में, सबसे पहले जो है कि भारतवर्ष, वर्ड जो है ना भारतवर्ष, किस अभिलेख से मिलता है? तो ये लिख लो कि भारतवर्ष जो है ना, भारतवर्ष लिखा हुआ, यहाँ लिखो भारतवर्ष, मैं रेट से नहीं लिख रहा हूँ, इसमें लिख लो, मेरा वर्ड पे ध्यान दो कि भारतवर्ष लिखा हुआ सबसे पहले किस अभिलेख पे मिलता है? तो भारतवर्ष लिखा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख पे मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख पे सबसे पहले भारतवर्ष लिखा मिलता है। ठीक है, अब बात आती है एक और, अब हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे में कि हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया। फिर भारत में, चलो ठीक है, इतना पहले रहने दो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब कुछ प्रमुख अभिलेख हम पढ़ लेते हैं। प्रमुख अभिलेख, जैसे मैं इसे मिटार दे रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, चलो नहीं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रमुख, यहाँ डैश मारो, महत्वपूर्ण या प्रमुख अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख है, स्तंभ लेख नहीं है, अभिलेख में ही स्तंभ लेख ये सब आते हैं। तो पहला जो था वो कौन सा अभिलेख था? पहला अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख। पहला अभिलेख लिखो हाथी गुफा अभिलेख, पहला लिखो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुम्फा वो अलग है, ये हाथी गुफा है, हाथी गुफा अभिलेख। एक ही बार अभिलेख लिखूंगा, फिर बाकी समझना कि मैं बोल रहा हूँ। वो हाथी गुफा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? ये किस राजा से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, इसमें कलिंग के बारे में मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में इसी में चर्चा है खारवेल में। कलिंग युद्ध में क्या होता है? तो कलिंग युद्ध में अशोक और नंदराज, कलिंग की तरफ से लड़ने वाला गंग वंश के शासक नंदराज रहता है। ठीक है, और अशोक तो जानते हो मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता रहता है वो अशोक।
तो कलिंग युद्ध में इसी की चर्चा है, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था अशोक। और उस समय कलिंग के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गंगवश का होता है नंदराज। तो खारवेल संबंधित है, हाथी गुफा अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, दूसरा है कौन सा अभिलेख? दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, या फिर एहोड़ अभिलेख। पहले लिख लो एहोड़ अभिलेख, एहोड़ अभिलेख, ठीक है। अभिलेख अब नहीं लिखूंगा मैं, समझ लेना। एहोड़ अभिलेख, एहोड़ अभिलेख किस संबंधित है? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जब हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करते हुए हरा देता है ना, नर्मदा नदी के पास पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को, तो इसने एहोड़ में एक अभिलेख बनवाता है। उस पर लिखा होता है कि मैंने हर्षवर्धन को, उत्तरापथ स्वामी को हराया है, हर्षवर्धन को, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। तीसरा अभिलेख लिखो यहाँ पे, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ठीक है, जो कि रुद्र दमन से संबंधित है। शकों का एक अच्छा राजा होता है रुद्र दमन। ये जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। एहोड़ अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है, नर्मदा किनारे के पास है, नर्मदा नदी किनारे पास, मतलब वहीं पे। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल नरेश उड़ीसा में है ये। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। तो सबका वो लिखते चलो, गुजरात में है ये, ठीक है, गुजरात में है। किससे संबंधित है? रुद्र दमन संबंधित है। और रुद्र दमन ने इसमें जो चर्चा किया है वो था किससे संबंधित? तो सुदर्शन झील के संबंधित था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाता है गुजरात में? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जीर्णोद्धार करवाता है उसका, रुद्र दमन, या फिर इसका मरम्मत करवाता है। तो रुद्र दमन सुदर्शन झील के बारे में इसमें लिखवाता है, मतलब चर्चा किया है, ठीक है। अब आता है चौथा लिखो, जूनागढ़ अभिलेख के बाद लिखो यहाँ पे भित्री अभिलेख, ठीक है, भित्री अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त जब स्कंदगुप्त हुनों को हराता है ना, तो उसके बारे में चर्चा, भित्री अभिलेख का निर्माण करवाता है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त जब हुनों को हरा देता है तो अभिलेख लिखवाता है, वो था भित्री अभिलेख, ठीक है। अब हम 5वां पढ़ेंगे। भित्री अभिलेख के बाद लिख दो एक और बिहारी अभिलेख, ठीक है। बिहारी अभिलेख जो होता है इसमें ये भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त जब स्कंदगुप्त अश्वमेध यज्ञ करवाता है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जब करवाता है ना स्कंदगुप्त, तो बिहारी अभिलेख में लिखा होता है उसके बारे में चर्चा, ठीक है। तो पहले प्रमुख अभिलेख में पढ़ लो यहाँ पे। हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल संबंधित है। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है उसमें। कलिंग युद्ध में उड़ीसा की तरफ से जो लड़ता है वो नंदराज रहता है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। एहोड़ अभिलेख राजस्थान में है, पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है, नर्मदा नदी के किनारे जब हर्षवर्धन को हराया था। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात में है, रुद्र दमन से संबंधित है। रुद्र दमन इसमें सुदर्शन झील के बारे में चर्चा करता है। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त संबंधित है। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त जब हुनों को हराता है तो उसके बारे में लिखता है, ठीक है। बिहारी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, जब ये अश्वमेध यज्ञ करवाता है ना, तो बिहारी अभिलेख में लिखा होता है, ठीक है। ये बिहार शरीफ में है, याद रखना। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में, एहोड़ अभिलेख राजस्थान में, नर्मदा नदी के पास है। और इसमें कन्फ्यूजन है, राजस्थान में है या फिर एमपी में है एहोड़ अभिलेख, ये थोड़ा देख लेना। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात में है। भित्री अभिलेख वहाँ पे है, ये यूपी में पड़ता है, गाजीपुर के पास। वैसे तो भित्री अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख इसे बोला जाता है। तो ये गुजरात में नहीं था शायद, या फिर गुजरात में, इसमें मैं कन्फ्यूजन थोड़ा। तो बिहारी अभिलेख बिहार शरीफ में मिलता है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाता है, ठीक है। ये हो गया। अभिलेखक के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। ईरान के शासक डेरियस ने विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम किया था। बोगासकोई जो है भारत के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख बोगासकोई है, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। भारतवर्ष का अभिलेख, भारतवर्ष जो लिखा हुआ मिला है सबसे पहले किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। बस इसे मैं उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। 5 हो गया ना बिहारी अभिलेख, तो इसे मैं उड़ा दे रहा हूँ। और भी आओ, अब फिर से लिखो यहाँ पे कुछ अभिलेख, मेन जो अभिलेख है, ऐसा नहीं कि सारा मैं लिखवा दिया हूँ, मेन अभी है। तो
छठा अभिलेख यहाँ पे पढ़ो, द्वितीय अभिलेख हो गया। अब यहाँ पे देवपाड़ा अभिलेख, ये भी याद रखो, देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल में है, देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश, अभी है, पहले बंगाल में था, बांग्लादेश में चला गया है। तो देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? देवपाड़ा अभिलेख सेन वंश का विजय सेन से संबंधित है, विजय सेन, सेन वंश का शासक विजय सेन से संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख। अब आता है छठा के बाद सातवां वाद हो गया है यहाँ पे कौन सा? बस यही इम्पोर्टेंट है। अब इतना ही ज़्यादा क्या लिखो कि मतलब है कि ये प्रतिहार भोजनर्य से संबंधित होता है, एक है, बस इतना ही है, 6 लिख लो और क्या, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। अब हाँ, अब स्तंभ लेख पढ़ते हैं। इसमें देवपाड़ा अभिलेख पढ़ लिया, सारा हो गया। अब हम स्तंभ लेख के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी है। तो एक प्रयाग प्रशस्ति इम्पोर्टेंट है, वो भी लिखो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, 7वां भी आई। और 7वां जो है ये है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो है ना अपने युद्धों के बारे में इसमें चर्चा लिखता है। किसने लिखा? हरिसेन ने। हरिसेन इसका कवि होता है, समुद्रगुप्त का। हरिसेन इसका मतलब राजकवि रहता है हरिसेन। इसी ने प्रयाग में, जो आज का इलाहाबाद है, मतलब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, उसी में लिखवाता है इसका, समुद्रगुप्त से संबंधित। समुद्रगुप्त जितना भी युद्ध जीता है ना, उसी के बारे में डिटेल्स में इसमें लिखा है प्रयाग में। और प्रयागराज में प्रयाग वर्ड का सबसे पहले, जो पूरा वर्ल्ड इंडिया में प्रयाग शब्द का जो सबसे पहला यूज था, वो इसी अभिलेख में था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ठीक है, जो आज इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज ही कर दिया गया है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित है वो, हो गया 7। और क्या, ये अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, और बस इतना ही था मेन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब स्तंभ लेख के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गई कि किस बंदर से किस संबंधित है, वह संबंधित याद करना है, ज़्यादा नहीं। अब हम यहीं पे आ जाते हैं, एक इसी में है स्तंभ लेख। ये था अभिलेख, ये स्तंभ लेख है। मतलब स्तंभ लेख स्तंभों पे लिखा गया था, ये तो पिलरों पे भी लिखा गया था, मतलब सभी कुछ पे लिखा गया था, स्तंभ पे नहीं लिखा गया था। ये जो इतना में बताया ना, स्तंभ पे नहीं लिखा गया था। अब है स्तंभ लेख, मतलब लंबे लंबे स्तंभों पे लिखा गया था, चाहे वो लोहा का हो चाहे पत्थर का हो। तो स्तंभ लेख में पहला स्तंभ लेख है महरौली का स्तंभ लेख। पहला स्तंभ लेख मेहरौली का स्तंभ लेख, मेहरौली का दिख रहा है ना, मेहरौली का स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में ये किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसे विक्रमादित्य भी बोला गया था। ये मेहरौली अभिलेख जो है ना, ये जो लोहा का बना हुआ है, इस पे जंग नहीं लगता है, ठीक है, आज तक कभी जंग नहीं लगा है, इसलिए अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है मेहरौली अभिलेख। दूसरा अभिलेख आ जाओ, दूसरा स्तंभ लेख है, ये अभिलेख स्तंभ लेख है मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, सारा स्तंभ लेख है, ठीक है। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। इसमें सहिष्णु की चर्चा लिखा गया है। तीसरा है एक है एरन अभिलेख, ठीक है। तीसरा है एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा मिलती है सबसे पहले, एरन स्तंभ लेख, एरन स्तंभ लेख। इसमें है कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा का लिखित जानकारी इसी अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त, ये पूछेगा भानुगुप्त। इसमें होता है कि एक बंदे का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी, मतलब युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी उसी समय सती हो जाती है, इसी पर सती हो जाती है इसी समय, इसके लाश पे, मतलब जलने टाइम। तो इसी अभिलेख में लिखा गया है, भानुगुप्त के अभिलेख में। तो बस इतना ही था मेन जो इम्पोर्टेंट है, और तो कोई है नहीं। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार हम क्वेश्चन जितना ही पढ़ा चुके हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मेहरौली अभिलेख हो गया, मथुरा अभिलेख हो गया, एरन अभिलेख हो गया, और क्या, और कोई अभिलेख तो बचा नहीं है, एक दो इम्पोर्टेंट जो होगा। हाँ, एक और लिख लो, हेलियोडोरस का स्तंभ लेख, चौथा हेलियोडोरस या गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़
गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म के बारे में जो लिखा हुआ है ना, भागवत धर्म कहाँ से किस उत्तर भारत में स्टार्ट हुआ था, वो हेलियोडोरस या गरुड़ स्तंभ लेख में ही लिखा गया था। यूनान के शासक इसका हेरोडोटस ने इसका स्थापना करवाया था गरुड़ स्तंभ लेख का। तो ये 4 अभिलेख याद कर लो। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं। तो पहले इससे मैं उड़ा देता हूँ अभिलेख, बंदे ने सब लिख ही लिया होगा। तो अब हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। तो पहले क्या पढ़ा था, पूरा तात्विक, ठीक है। पूरा तात्विक साक्ष्य में कौन सा आया था, पुरातात्विक साक्ष्य में 2 चीज़ आया था, एक था कॉइन्स और एक था अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हो गया। अब हम पूछते हैं आप इस क्वेश्चन जिसको उसको मालूम होगा। अब सबसे पहले मतलब पन्न किस काल से संबंधित था, पन्न तो मौर्य काल से। और जो ये सिक्का था वो किसका बना हुआ था, अशुद्ध चांदी का था, ठीक है। टेराकोटा किस काल का सिक्का था, तो टेराकोटा हड़प्पा काल का था। हड़प्पा काल का टेराकोटा, जिससे मतलब पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला गया था, ठीक है। अब आती है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने जारी किया था, ठीक है, हिंदू यूनानियों ने। और सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्त वंश में। और गुप्त वंश के कौन शासक, स्कंदगुप्त ने सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने का सिक्का। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था, शुद्ध सोने का, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जो गुप्तों के समय में जारी किया गया था। किस लिए जारी किया था, तो वो शकों को हराया था शायद, ठीक है, तो उसलिए जारी किया था। चांदी और शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया था वो। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो वो मतलब किस काल में, किस वंश ने जारी किया, गुप्त वंश में जारी किया गया। मयूर शैली का सिक्का किस शासक ने जारी किया था और किस वंश का था वो, तो वो समुद्रगुप्त था, जो मयूर शैली का सिक्का जारी किया था, जिसमें कि समुद्रगुप्त जो था ना, उसमें मोर तो थी और वो खुद भी बैठ के बीना बजा रहा था, इसलिए उसे कविराज ही बोला गया था, ठीक है। अब क्या, कौड़ी किस, हाँ कौड़ी जो था वो किस समय में चलता था, किस वंश में, तो कौड़ी भी गुप्त समय में चलता था। अब शीशे या प्रोटीन का सिक्का किस वंश ने जारी किया था, तो शीशे का सिक्का सातवाहनों ने जारी किया था, ठीक है। अब चमड़े का सिक्का किसने जारी किया था, तो हुमायूं ने। हुमायूं ने किसके नाम पे, शिहाबुद्दीन के नाम पे, शिहाबुद्दीन के नाम पे जारी किया था, ठीक है। अब चमड़े का सिक्का हो गया। अब दाम किसने जारी किया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दाम का मतलब क्या, दाम किस चीज़ का बना था, तांबे का, वो किस लिए था, गरीबों के लिए था। दूसरा रुपया, रुपया किसने जारी किया था, तो शेरशाह सूरी ने। किस चीज़ का बना था, चांदी का। तीसरा चलो असरफी क्या थी, तो वो भी एक सोने का सिक्का था जो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। हाँ, वो प्योर गोल्ड नहीं, वो सोने का सिक्का था नॉर्मल। प्योर गोल्ड तो कुशानों ने जारी किया था, ठीक है। तो हाँ, जो असरफी जारी किया था सोने का था, वो अमीरों के लिए जारी किया था। पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। वैसे शेरशाह सूरी में पढ़ेंगे अभी बहुत चीज़, ठीक है। तो बस इतना हो गया। हाँ, अभिलेख में आ जाओ। देवपाड़ा अभिलेख किस शासन संबंधित है, किस शासक से, तो देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। किसने लिखवाया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था, ठीक है। अब बस ये प्रयाग शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ही लिखा गया था, ठीक है। अब और जैसे इलाहाबाद जो था, आज का पहले इलाहाबाद था, अब तो प्रयागराज बन गया वो नाम बदल के। अब भित्री अभिलेख किससे संबंधित है, तो भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। जब स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था, हुनों को हरा के भगा दिया था, तब वो बनाता है। एहोर अभिलेख किससे संबंधित है, एहोर अभिलेख किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से। जब हर्षवर्धन को हराता है ना नर्मदा नदी के किनारे, तब वो अभिलेख बनवाता है, एहोर अभिलेख, ठीक है। रुद्रदमन ने किस अभिलेख का बनाया था, कौन सा अभिलेख लिखवाया था, तो वो जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख, ठीक है, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में लिखा गया है, ठीक है। बिहारी अभिलेख किस शासन संबंधित है, बिहारी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। जब अश्वमेध यज्ञ करवाता है ना वो, तब लिखवाता है, ठीक है। और क्या सा है, सारा कुछ तो हो गया।
अभिलेख, स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, स्तंभ लेख जो पिलरों पे लिखा गया वो स्तंभ लेख है। हाँ, मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। उसमें जंग नहीं लगता है, आज तक जंग नहीं लगा है, लोहे का है, जंग नहीं लगा है, इसलिए वो रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब मथुरा स्तंभ लेख किसने लिखा था या किस शासक संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। ठीक है, वो भी। और हेलियोडोरस या गरुड़ स्तंभ लेख उसमें किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है या किससे संबंधित है? तो भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जो है वो किस से संबंधित है और किस लिए वो फेमस है? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है और उसी में सबसे पहले लिखित में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले एरन अभिलेख में मिलता है, जो भानुगुप्त से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में उड़ीसा की तरफ से, मतलब कलिंग से की तरफ से नंदराज लड़ रहा था, नंदराज था उसमें राजा वहाँ का। ठीक है, जो गंगवंश के था। अब ये हो गया। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है, बस। विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम किसने किया था? तो विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम ईरान का शासक डेरियस ने किया था। ठीक है। भारत के संदर्भ में सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पे है? तो वो बोगासकोई का है, तुर्किया एशिया माइनर में, उसे बोलते हैं, तुर्की को एशिया माइनर बोला गया है। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने का काम किसने स्टार्ट किया है? तो अशोक ने। ठीक है, तो सारा कुछ आज कवर हो गया है इतना। अब हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम क्या स्टार्ट करेंगे? कल हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।